दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्कूलों में। और आज हम बताने वाले हैं कक्षा 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के सेट 1 का सॉल्यूशन। और हाँ, आपको बता दें कि किस तरह से सवाल आता है और किस तरह से आपको हल करना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चंस आएगा, मतलब जो प्रश्न आएंगे, टोटल प्रश्न आपके पास आएंगे 19 सवाल। ठीक है, तो आपके पास जो प्रश्न आएंगे वो टोटल 19 गो आएगा। और उनमें से क्या है कि प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 7 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, मतलब बहुत ही छोटा रहेगा। ठीक है, और कितना रहेगा, 7 क्वेश्चन रहेगा। तो 7 क्वेश्चन में से आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है। और जो प्रश्न संख्या 8 से 14 तक क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। और इसमें भी क्या है कि आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेगा, वो भी कम से कम 50 शब्दों में। कितने शब्दों में? 50 शब्दों में। तो दोस्तों, वर्ड्स मतलब जो शब्द है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको कम ही, मतलब या तो 40 या फिर 45, मतलब 40 और 50 के बीच में ही आपको लिखना है, ना कि ज़्यादा लिखना है। फिर क्या है कि प्रश्न संख्या जो 15 है, 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इनमें जो टोटल कितना आ रहा है, 4 क्वेश्चन हो रहा है। तो 4 में से किन 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, वो भी 100 शब्दों में दीजिए। यानी प्रत्येक प्रश्न का मान जो है 5 अंक निर्धारित है, मतलब प्रत्येक सवाल का जो अंक है वो 5 नंबर करके आएगा, लेकिन सवाल कितना आएगा, 4। तो 4 जो सवाल आएगा, मतलब 4 जो प्रश्न आएंगे, तो उन 4 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, वो भी 100 शब्दों में। ठीक है, और आपका जो 8 से 14 आएगा वो कितने, वो 5 प्रश्न का आपको उत्तर देना पड़ेगा, और भी 50 शब्दों में। मतलब यानी कि 50 शब्द से हमको, मेरा जो उत्तर है वो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, या तो 50 और 40 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो आप आते हैं आपके सवाल में। तो पहला सवाल क्या है, तो पहला सवाल है आपका, बोर्ड पे देखिए। पहला सवाल है कि रिंडरपेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है। क्या रिंडरपेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है, व्हाट डू यू मीन बाय रिंडरपेस्ट। तो इसका जो आंसर है क्या होगा कि पशु महामारी। ठीक है, रिंडरपेस्ट का मतलब होता है पशु महामारी। तो क्या है कि पशु महामारी या रिंडरपेस्ट पशुओं को लगने वाला एक विषाणु जनित संक्रामक रोग था, जो अब विश्व से समाप्त हो चुका है। यह भैंस एवं अन्य कुछ पशुओं को लगता था। इस रोग से ग्रसित पशु को ज्वर, अतिसार, पोकनी या डायरिया, मुंह से लार टपकना आदि लक्षण देखने को मिलते थे। अब आते हैं आपका प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 में क्या है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई। जो आपका जो औद्योगिक क्रांति है वो सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई। तो इसका आंसर क्या है कि 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया। इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह आपका पहला आंसर हो गया। तो इसका दूसरा क्या है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। ठीक है, कहाँ हुई, इंग्लैंड में। अब आते हैं आपका प्रश्न संख्या 3 में। तो प्रश्न संख्या जो 3 है उसमें क्या है कि घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधनों के नाम बताएं। तो हमारा जो घर है जिसमें हम लोग किसका ऊर्जा संसाधन का उपयोग करते हैं, तो उनका नाम बताएं। तो पहला क्या है, उष्म ऊर्जा, और दूसरा क्या है, विद्युत ऊर्जा। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई यानी कि मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। ठीक है, अब आता है आपका प्रश्न संख्या 5 में। तो प्रश्न संख्या 5 जो है उसमें दिया गया है कि लोकतंत्र की कई 2 चुनौतियों को लिखे। जो लोकतंत्र है उनके कई 2 चुनौतियों को लिखे। तो पहला चुनौती क्या है, आंसर क्या होगा, आधा तैयार करने की चुनौती, और दूसरा क्या है, विस्तार करने की चुनौती। अब आते हैं आपका प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 में क्या है कि मुद्रा को परिभाषित करें। जो मुद्रा है यानी कि मनी, उनको परिभाषित करें। ठीक है, तो मुद्रा क्या है, तो मुद्रा या करेंसी पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। इससे सिक्के, कागज के नोट दोनों आते हैं। आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। मसलन भारत में रुपया वो पैसा मुद्रा है। अब आते हैं आपका प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 7 में क्या है कि उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। तो उदारीकरण का आंसर क्या होगा कि उदारीकरण का अर्थ है ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा देना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित हो
जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचने वाली आर्थिक नीतियों, नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रणों, प्रतिक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है, उनमें स्थिरता दी जाती है। अब आता है आपका प्रश्न संख्या 8 में, ठीक है। तो प्रश्न संख्या जो 8 है उसमें क्या है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों जो वैश्वीकरण है ये बहुत बार आ चुका है, इस बार भी आया है और आई होप मुझे लगता है कि आने वाला है एग्जाम में। तो वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व के विभिन्न समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से है। यह उत्पादों, विचारों, दृष्टिकोणों, विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं आदि के आपसी विनिमय के परिणाम से उत्पन्न विचार है। इसके कारण विश्व में विभिन्न लोगों, क्षेत्रों एवं देशों के मध्य अंत निर्भरता में वृद्धि होती है। अब आता है आपका प्रश्न संख्या 9 में। तो प्रश्न संख्या जो 9 है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आई होप मुझे लगता है ये भी आने वाला है एग्जाम में। तो क्या है कि इस मशीन ने कतई प्रक्रिया तेज कर दी थी और श्रमिकों की मांग घट गई। इसकी स्पष्ट अर्थ यह है कि बुनकरों की मांग घटने से अधिकतर लोग बेरोजगार होने लगे। तो बेरोजगार के इसी डर के कारण भारतीय महिला कामगारों ने जो हाथ की कताई पर निर्भर थी स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले शुरू कर दिए। अब आता है आपका प्रश्न संख्या 10 में। तो प्रश्न संख्या 10 में क्या है कि भारत के खाद्य फसल का नाम बताएं और उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखें। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो फसल उगाने का जो भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी आता है, जैसे कि चाय के बारे में आता है, गेहूं के बारे में आता है, चावल के बारे में आता है कि नहीं, गन्ना, ये सब जितने भी उत्पाद है ये सब के बारे में भौगोलिक स्थिति आती है। कितने टेम्परेचर पे मतलब उनको रखना चाहिए, कितना पानी मिलना चाहिए, कौन सी मिट्टी अच्छी है, ये सब सारी जो है सवाल एक ही मतलब आते ही रहता है। तो इसमें क्या है किसी एक फसल के बारे में बताए और उसे उगाने के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशा है उनके बारे में बताएं। तो हम किसके बारे में बताएंगे, तो आंसर क्या होगा कि भारत की 2 मुख्य खाद्य फसल है चावल और गेहूं। तो चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल है। इसके लिए औसत वार्षिक कितना 100 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। अब दोमट मिट्टी जो है उपजाऊ मिट्टी जिसमें काफ़ी समय तक पानी इकट्ठा रह सके, इस फसल के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अब आता है आपका प्रश्न संख्या 11 में। तो प्रश्न संख्या जो 11 है उसमें क्या है कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, तो इसका आंसर क्या होगा कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है जिनके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। यह दल चुनावों में उम्मीदवार उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित करवाकर दल के कार्यक्रम लागू करवाने का प्रयास करते हैं। कुछ देशों में कोई भी राजनीतिक दल नहीं होता है। अब आता है आपका प्रश्न संख्या 12 में। तो प्रश्न संख्या 12 में क्या है कि लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है। तो लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार है। इसका आंसर क्या होगा कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार है क्योंकि यह लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा बनाई गई तथा लोगों के लिए है। लोग सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कराते हैं। प्रतिनिधि लोगों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। लोगों को अधिकार के ही यदि वे प्रतिनिधि के कामकाज से संतुष्ट नहीं है तो वो अपने प्रतिनिधि बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये भी बहुत लंबा हो रहा है, तो आपका जिसका दूसरा भाग अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।